नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य ये कवर करेंगे और महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर प्रीलिम्स में इससे बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क या उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा पक्षी विहार या वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में आ गए हैं, तो उसकी महत्ता को देखते हुए हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। सभी तरह से सभी एस्पेक्ट्स को इसके कवर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा PDF सेल्फ टेस्ट बैच लॉन्च किया गया है, तो उसमें कुछ तकनीकी कारण की वजह से 2 दिन से एडमिशन लेने में आप लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके में जो है 2 दिन के लिए हमने डेट बढ़ा दिए। पहले हमने कहा था कि हम 9 जून तक ही एडमिशन ले पाएंगे, लेकिन अब हमने उसको 11 जून कर दिया है। इसलिए इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग भी चाहें वो एडमिशन ले सकते हैं। देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको मैं बता दूं। सबसे पहली चीज़ 13,000 प्रश्न टोटल आपको इसमें सॉल्व बाइलिंगुअल और व्याख्या सहित उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें करंट अफेयर्स के 5 स्पेशल टेस्ट बिल्कुल लास्ट में कराए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे। और उसके अलावा हिंदी और GS जो सिलेबस के अनुसार है वो तो आपका जो है अनवरत होता रहेगा। इसमें सेगमेंट वाइज टेस्ट भी होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, जैसे हिंदी का अलग टेस्ट और जो है GS का अलग टेस्ट। उसके अलावा फुल टेस्ट 200 क्वेश्चंस के भी होंगे, करंट अफेयर्स के भी टेस्ट होंगे। मतलब हर तरह से आपको अपने आप को परखने के लिए इसमें पूरी व्यवस्था दी गई है। अगर आप जो है अगला एग्ज़ाम जो आ रहा है 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 वाली, वो देने जा रहे हैं, तो अंतिम के 40-50 दिनों में इस पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है। आप इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए, और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप जो प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें लॉगिन बना लीजिए। वीडियो कोर्सेज वाले सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको 90 डेज़ टेस्ट क्रैश कोर्स प्रोग्राम दिखेगा। वहाँ पर अंदर जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपको समस्या हो, कुछ भी आपको पूछना हो, जानना हो, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात जो है, इसमें अभी हमने टेस्ट फीस 50% कर दी है, और यही ऑफ़र है। वैसे आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन कोई अभी जो ये ऑफ़र है ये मात्र जो है 9 जून से बढ़ाकर 11 जून कर दिया गया है। इसका ध्यान रखिएगा। तो बस यही अपडेट आपको देनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्य जीव संरक्षण है, इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव संरक्षण जैसी जो संरक्षण की इकाइयां हैं, उनकी परिकल्पना कैसे की गई है, उनका संवैधानिक महत्व क्या है, संविधान में उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, तो ये सब जो है उसके परिचय में देखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कितने हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं। उसके बाद बात आती है वन्य जीव अभयारण्य की, जिसको हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से वन्य जीव विहार और पक्षी विहार आते हैं। फिर इसके बाद जो है राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे वन्य जीव अभयारण्य हो, इनका महत्व क्या है, किस तरह से ये वन्य जीव और पेड़ पौधों के संरक्षण में अपना योगदान करते हैं, और वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जो अतिरिक्त प्रयास किए गए हैं उसका जो है क्या मतलब है, उससे जो है क्या लाभ है, या वो कहाँ तक जो है सक्सेसफुल है, वो हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल आप जानते हैं देश में 4थे नंबर पे है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और जनसंख्या की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। साथ में उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग सबसे ज़्यादा है। भाबर और तराई जो है थोड़ा सा जो है पहाड़ी टच देता है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा जो बुंदेलखंड का पठार है, तो वहाँ पर जो है औसत ऊंचाई लगभग जो है के जो है कुछ पठार जो है पहाड़ जैसे पाए जाते हैं। मोस्टली सूखा इलाका है, जंगली इलाका है ज़्यादातर जो है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है खेती योग्य ज़मीन ना होने के कारण जो है वहाँ पर जो है वन्य जीवन जैसी परिस्थितियाँ वहाँ पर हैं।
तो कई तरह का जो है उत्तर प्रदेश में जो स्थलाकृतियाँ हैं कई तरह की, और कई तरह के जो है जलवायु हैं, तो उसके आधार पर जो है यहाँ पर हम देखेंगे तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए कई सारी जो है संभावनाएं मौजूद हैं। तो ऐसे में वन्य जीव का संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। इस समय देश में लगभग 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और उनमें से एकमात्र जो है हमारे उत्तर प्रदेश में है, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर इसका हम संवैधानिक पहलू देखें कि कानून जो है किस तरह से वन्य जीव संरक्षण को देखता है, तो वन्य जीवों का संरक्षण हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी है और साथ में नीति निर्देशक तत्वों में भी है। यानी संविधान स्ट्रांगली कहता है कि हमें वन्य जीव का संरक्षण करना चाहिए। इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है वन्य जीव व पर्यावरण की रक्षा मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। और वहीं पर संविधान के अनुच्छेद 48A में देखेंगे तो राज्य को निर्देशित किया गया है संविधान में कि वन और वन जीवन और पर्यावरण की वो सुरक्षा हेतु समस्त प्रयास करे। तो ये आपने जो है पॉलिटी में भी आप इसको पढ़ते रहते हैं। तो 51A और 48A इन दोनों को याद रखिएगा। तो वन्य जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। बड़े राष्ट्रीय उद्यान चूँकि एक बड़े एरिया में बनाया जाता है, कई सारे चिड़ियाघर बनाए जाते हैं, पक्षी विहार बनाए जाते हैं, उसमें मुख्य रूप से पक्षियों का संरक्षण होता है। वन्य जीव विहार बनाए जाते हैं, थोड़ा राष्ट्रीय उद्यान से जिनकी जो है क्षेत्रफल कम होता है, लेकिन बाकी जो है चीज़ मतलब विस्तृत ज़्यादा होता है। टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य जो है बाघों के संरक्षण के लिए होता है। उसके अलावा एलिफेंट रिजर्व हैं। तो इस तरह की जो है कई सारे रिजर्व और सेंचुरीज़ बनाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के फ्लोरा और फौना यानी कि जो है पौधों और पेड़ पौधों का भी संरक्षण होता है, क्योंकि पेड़ पौधों के बिना वन्य जीवन संभव ही नहीं है। तो ये जो है एक दूसरे के अभिन्न अंग है। अगर हम बात करते हैं वन्य जीवन के संरक्षण की, तो सबसे पहले हमको वन चाहिए, फॉरेस्ट चाहिए। फॉरेस्ट के बिना जो है हम इसको संरक्षित नहीं कर पाएंगे। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 का जो है, उसके द्वारा वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किसमें? समवर्ती सूची में, यानी उस पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार तो बना ही सकती है। रिसेंटली जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जिसको इंडियन स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, जो देहरादून के द्वारा जारी की जाती है, तो 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अधिसूचित वन क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल वन आवरण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस आर्टिकल में बहुत क्लियरली लिखा भी हुआ है, कुल वन आवरण उत्तर प्रदेश में पूरे जोग्राफिकल एरिया का बढ़कर 6.2% हो चुका है। कितना हो चुका है? 6.24%। इसके बाद वृक्षावरण की बात करते हैं। वृक्षावरण यानी ट्री कवर। ये जो ट्री कवर होता है ये आउटसाइड द फॉरेस्ट की बात होती है, क्योंकि फॉरेस्ट में तो ट्रीज़ हैं ही हैं, उनकी तो गिनती उसमें हो ही गई है। लेकिन जो आउटसाइड द फॉरेस्ट होता है, जैसे शहरों में है, किसी नहर के किनारे है, खेतों के किनारे है, सड़कों के किनारे है, तो ये जो ट्री कवर होता है ये उत्तर प्रदेश का अब बढ़कर 3.72% हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मेंशन्ड है कि 3.53 से बढ़कर ये 3.72% हो चुका है। और आप ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर को मिला दीजिए तो हमको क्या मिलता है? हमको टोटल ग्रीन कवर, यानी जिसको हम हरित क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में हरित क्षेत्र कितना है, तो वो हरित क्षेत्र आपका 9.96% भाग पर है। और ये पहले कितना था इसको भी देख लीजिए, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 9.73 से बढ़कर ये 9.96% हुआ है। इस तरह से उत्तर प्रदेश जो है सेकेंड हाईएस्ट इंक्रीज़ करने वाला है ग्रीन कवर में पूरे देश में। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश ने अच्छी प्रगति की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार वृक्षारोपण वनारोपण अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये तो है सामान्य परिचय कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, किस मात्रा में हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं, नेशनल पार्क्स होते क्या हैं?
तो राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा निर्धारित एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसे सरकार द्वारा वन्यजीवों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से अधिसूचित किया जाता है। कोई एरिया है 200, 300, 500, 1000 स्क्वायर किलोमीटर का जो ग्रीन है, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ अच्छी खासी है और जहाँ पर ऐसी प्रजातियाँ रहती हैं जिनको अगर संरक्षित ना किया जाए तो वो मानवीय संपर्क में आकर और पोल्यूशन इत्यादि के कारण जो है वो नष्ट हो सकती हैं। तो ऐसे को जो है सरकार नोटिफिकेशन निकाल कर जो है ये कह देती है कि ये संरक्षित क्षेत्र है और आज से इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, साथ में जैव विविधता जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि मनुष्य बिल्कुल नहीं रहता, मनुष्य रहते हैं लेकिन उनका जो हस्तक्षेप होता है न्यूनतम होता है। जैसे आप कभी दुधवा नेशनल पार्क घूमने गए होंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर थारू जनजाति के लोग अंदर ही आपको जो है रहते हैं, घर बनाकर रहते हैं, उसके बफर जोन में रहते हैं, कोर एरिया में जो है अब नहीं रहते हैं। तो इस जो राष्ट्रीय उद्यान की परिकल्पना है उसमें पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी और अन्य जीव इन सभी को जो है सुरक्षित किया जाता है। और सबसे बड़ी सुरक्षा क्या होती है, कोई वहाँ पर अवैध शिकार नहीं कर सकता है, कोई वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं काट सकता है और कोई ऐसी भी विनाशकारी गतिविधि को संचालित नहीं कर सकता है जिससे जो है वहाँ की जैव विविधता या प्राकृतिक वातावरण जो है डिस्टर्ब हो। साथ ही चूँकि अब ये रमणीय स्थल होते हैं, दर्शनीय स्थल होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इसको पर्यटन के लिए भी खोल दिया जाता है। लोग यहाँ पर जाकर जो है पर्यटन करते हैं, यहाँ पर जंगल सफारी इत्यादि कराई जाती है। तो लेकिन वो सब क्या होता है, वो सब प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होता है। मतलब ये नहीं कि आपको जो है अपनी गाड़ियों से या मनमाने तरीके से, वहाँ पर जो है वन विभाग के लोग ही जो है आपको ले जाएंगे और घुमाकर ले आएंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में बदलाव जो है केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार की सहमति से भी कर सकती है। उसको बढ़ाना है तो और बढ़ा सकती है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये किस कानून की शक्ति से बनाए जाते हैं, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जो है वन्य जीव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है इसको घोषित करती है। यही वो कानून है जिसके अंतर्गत जो है इसकी घोषणा की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो आप लोगों ने खूब अच्छे से पता है, वो है वो उस समय का उत्तर प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि तब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। तो उसका नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अभी भी वो पार्क है और बहुत ही फेमस है, आज की डेट में उत्तराखंड में है और 1936 में इसको स्थापित किया गया था। अभी भी उसका जो बफर जोन है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो अमानगढ़ हम लोग पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व, वो उसी के बफर जोन में आता है। और उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसको 1 फरवरी 1977 को स्थापित किया गया था। ये भारत नेपाल सीमा पर तराई क्षेत्र में, भाबर तराई क्षेत्र में है। ये भारत नेपाल सीमा है, आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। ऊपर का पोर्शन नेपाल है, इधर जो है उत्तराखंड है। यहाँ पर जो है जो ये लखीमपुर खीरी वाला एरिया है, इसमें जो है पूरा जो है ये नेशनल पार्क स्थापित किया गया है। और अब इसी के अंदर जो है दुधवा टाइगर रिजर्व भी स्थापित हो गया है। तो 1968 में पहले इसको दुधवा पशु विहार कहा गया, उसके बाद इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1 फरवरी 1977 को। और इसकी जो सीमा रेखा है वो 2 नदियों के बीच में पड़ती। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक मोहाना है, एक सुहेली नदी है, दोनों के बीच में जो है ये पड़ता है। लगभग 490 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। इसका जो उत्तरी किनारा है, जैसा कि हमने यहाँ पर चर्चा की, इसका जो उत्तरी किनारा है वो नेपाल से लगता है। नेपाल का भी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो इसके अंदर जो है इसमें टच होता है। और यहाँ पर ऊंची घासें पाई जाती हैं जो बाघों के लिए आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं। अगर आप कभी दुधवा नेशनल पार्क घूमने गए हैं तो आप जब जीप सफारी करेंगे तो आप देखेंगे आपकी हाइट से ऊपर ऊंची ऊंची भी घासें होती हैं और उसमें बाघ आराम से जो है छुपे रहते हैं। उसके बीच के जो खाली एरिया होते हैं उसमें वो विश्राम करते हैं।
और इसमें जो है 12 सिंघा की एक दुर्लभ प्रजाति पाई जाती है जिसको सैरनवुड आलसी कहते हैं। और 1984 में यहाँ पर एक सींग वाले गैंडों को भी असम से लाकर अब बसा दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो दुर्लभ प्रजाति के हैं, जो लुप्तप्राय हो रहे हैं, जिसमें बाघ, तेंदुए, बिल्ली, स्लॉथ बियर, एक सींग वाला गैंडा, हिस्पिड, खरगोश, हाथी, काले हिरण और दलदली हिरण आदि शामिल हैं। ये सब जो है इनका यहाँ पर बाकायदा जो है संरक्षण किया जा रहा है। तो ये तो हमारा इकलौता राष्ट्रीय उद्यान हो गया उत्तर प्रदेश का। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से जो सबसे नवीनतम है वो हमारा चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार के अंतर्गत रानीपुर टाइगर रिजर्व है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये प्रमुखतया लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है। लखीमपुर खीरी में ज़्यादा है, बहराइच का जो करतनिया घाट जो है आता है वो इसके अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अभी इसका पूरा हम बताएंगे कि इसका जो है बफर जोन कहाँ पर कितना है, और क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, इसकी सीमाएं जो है बहुत दूर तक फैली हुई हैं। उसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो पीलीभीत और शाहजहाँपुर में मिला जुला कर जो है फैला हुआ है, मुख्य रूप से पीलीभीत में है। यहाँ पर एक चूका बीच है, बहुत ही फेमस है, नाम सुना होगा। तो ये चूका बीच जो है एक नदी वाला बीच है, मतलब उत्तर प्रदेश में कोई सागर तो है नहीं, लेकिन अगर किसी को बीच का मज़ा लेना हो, जैसे समुद्र के बीच होते हैं, तो उस तरह का जो है एक अच्छा बीच है, आप वहाँ पर जो है घूमने जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो चित्रकूट में है, मध्य प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश तक भी विस्तृत ही है। उसके बाद अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बेसिकली है क्या, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उसका जो एक्सटेंशन है, जो बफर जोन है उत्तर प्रदेश में, उसको जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बोला गया। इसको कहीं कहीं अमानगढ़ भी लिखते हैं, लेकिन दोनों ही जो है मिलते हैं। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है तो अगर इसको हम लोकेट करते हैं तो चित्रकूट में आपका रानीपुर हो गया, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क हो गया। अगर आपसे कभी आंसर राइटिंग इत्यादि में पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से एक मैप बना सकते हैं। उसके बाद जो है पीलीभीत ढूंढ लीजिए, पीलीभीत में जो है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, है ना। और ऊपर आ जाइए बिजनौर में, बिजनौर में आपका जो है अमनगढ़ हो गया, ठीक है। और ये जो है यहाँ ऊपर कौन सा टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट का ही जो है ये बफर जोन है। तो ये 4 टाइगर रिजर्व हो गए। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुधवा टाइगर रिजर्व की। तो दुधवा टाइगर रिजर्व में मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी जिले में है और बहराइच में भी एक्सटेंडेड है। 2201 स्क्वायर किलोमीटर का इसका जो है कुल क्षेत्रफल बताया जाता है। 87-88 में जब राष्ट्रीय दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को में किशनपुर वन्यजीव विहार तथा करतनिया घाट वन्यजीव विहार के साथ मिलाकर पूरा जो है टाइगर रिजर्व की कल्पना की गई। तो ये किशनपुर और करतनिया घाट ये जो है बहराइच में एक्सटेंड हो जाते हैं। तो दुधवा टाइगर रिजर्व इनको मिलाकर ही बना है। तो आपसे कोई पूछ ले कि दुधवा टाइगर रिजर्व का जो है जो कंपोनेंट क्या क्या है, तो एक आपका किशनपुर वन्यजीव विहार है, दूसरा करतनिया घाट वन्यजीव विहार है। दोनों ही बहुत ही अच्छी शानदार जगह हैं घूमने के लिए भी। इनका प्रबंधन केंद्र सरकार की जो प्रोजेक्ट टाइगर है बाघ परियोजना है उसके तहत किया जा रहा है। ये रिजर्व तराई क्षेत्र के उच्च विविधता एवं उत्पादकता तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है पूरा आपका लखीमपुर और बहराइच, यहाँ से आप अगर मैपिंग में दिखाना चाहें तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं कि इस तरह से जो है ये एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट जो है अब हम इसका जो मैंने आपसे बात की थी कि इसका आपको अगर एरिया समझना है कि ये 2201 किलोमीटर का जो स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो कैसे आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दुधवा में जो है 490 स्क्वायर किलोमीटर का कोर एरिया है, बफर एरिया उसमें और है। देखिए कोर एरिया समझ लीजिए, कोर एरिया जो है बीच का सघन एरिया होता है जिसमें
वन्य जीव सबसे ज़्यादा होते हैं सघनता के साथ। वहाँ पर जो है उनकी मेन कॉलोनी जो वन्य जीवों की होती है, चाहे हम बाघ की बात करें, जैसे यहाँ पर बाघ की बात हो रही है, वो कोर में रहते हैं। और कोर में किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि बहुत ही लिमिटेड जो है परमिशंस के साथ अलाउड होती है। जब आप घूमने भी जाएंगे तो आपको कोर में जीप से नहीं ले जाते हैं प्रायः। वो आपको कहाँ घुमाते हैं? बफर में, जो बाहर का एरिया है। अब बफर में क्या होता है? बफर वो जोन होता है जहाँ तक ये संभावना होती है कि जो है कोर जोन से निकलकर कोई व्यक्ति कोई वन्यजीव वहाँ तक भी जा सकता है, क्योंकि ये सब होते क्या है, ये जंगल का ही एरिया होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई पहुँच सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसको बफर जोन इसलिए कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक बाघ है, वो निकल कर बाहर भी चला जाए कोर एरिया से, तो वो बफर जोन में भी सुरक्षित और संरक्षित रहे। तो इस तरह से ये कोर एरिया का संरक्षण तो पूरा यहाँ दे दिया गया, बहुत ज़्यादा नहीं। किशनपुर, करतनिया घाट, फिर उत्तरी खीरी, दक्षिणी खीरी और शाहजहाँपुर का भी आप देखिए छोटा सा एरिया उसमें बफर में आ जाता है। इस तरह से ये पूरा जो है दुधवा टाइगर रिजर्व जो है ये 2201 स्क्वायर किलोमीटर का है। आगे बढ़ते हैं, अगला टाइगर रिजर्व देखते हैं जो कि है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये भी काफ़ी फेमस है और ये जो है मुख्य रूप से पीलीभीत ज़िले में है, तो नाम इसका पीलीभीत पे ही पड़ गया। और इसका कुछ भाग जो है शाहजहाँपुर में भी एक्सटेंडेड है। तो मैपिंग में ज़रूर इसको आप दिखाएंगे कि पीलीभीत और जो है शाहजहाँपुर में थोड़ा इसका भाग एक्सटेंडेड है। यहाँ जो है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये भी तराई भाबर क्षेत्र का है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 730 स्क्वायर किलोमीटर का है। अभी ये बहुत पुराना नहीं है, जून 2014 में ही इसकी स्थापना हुई थी। और ये रिज़र्व जो है असंख्य जंगली जानवरों का निवास स्थान है। इसमें लुप्त प्राय बाघ, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन्स, हॉग डियर, तेंदुआ इत्यादि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ चीतल, सांभर, जंगली सूअर, नीले बैल, इसकी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जो कि काफ़ी दुर्लभ मानी जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा टाइगर रिज़र्व है रानीपुर टाइगर रिज़र्व। हालांकि ये जो है अभी सबसे रिसेंट का है, लेकिन हमने इसको तीसरे नंबर पे लिख दिया है। तो ये जो है चित्रकूट ज़िले में स्थापित किया गया है और 2022 में इसकी स्थापना की गई है। 2022 में इसको टाइगर रिज़र्व का दर्जा मिला है। पहले रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य वहाँ पर हुआ करता था और वो पहले वो बनाया गया, फिर उसको टाइगर रिज़र्व बना दिया गया जब जो है इसको केंद्र सरकार की मंजूरी मिली। और जो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिज़र्व है वो इससे जुड़ा हुआ है। अगर वैसे दूरी देखी जाएगी तो 150 किलोमीटर की होगी, लेकिन आपस में जो है ये पन्ना टाइगर रिज़र्व से जुड़ा हुआ है। यानी इसका यहाँ से जीव जंतु जो है इधर से उधर आराम से आ जा सकते हैं। पूरा जो है ये एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। अगला जो हमारा टाइगर रिज़र्व है वो है अमनगढ़ बफर जो है जो टाइगर रिज़र्व है। ये जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक जो है एक्सटेंडेड हिस्सा है, बफर जोन है। और ये हमारे बिजनौर ज़िले में पड़ता है। ऊपर जो है यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में है और बिजनौर में जो है उसका एक्सटेंशन है ये अमनगढ़ बफर। तो जुलाई 2012 में इसको अधिसूचित किया गया था टाइगर रिज़र्व के रूप में। और यहाँ पर बाघ तो है ही हैं, उसके अतिरिक्त अन्य जंगली जानवर जैसे चीतल, सांबर, काकर, तेंदुआ, भालू, जंगली सूअर, ग्रे हॉर्नबिल, गोंडेल, वैग्डवुड पेकर और हाथी इत्यादि भी इसमें पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के जंगल का यहाँ पर असर है, काफ़ी जो है डेंस फॉरेस्ट इसमें पाया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये हमने बात कर ली अब तक जो है टाइगर रिज़र्व्स की। अब उत्तर प्रदेश में हम जो है वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करेंगे। तो वर्ल्ड जो ये शब्द है वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें बर्ड सेंचुरीज़ भी आ जाती हैं, भले ही उसको हम अलग करके पढ़ते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी क्या होते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो कि विशेष रूप से पौधों व जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु स्थापित किए जाते हैं। और ये राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में छोटे होते हैं, बस यही विशेष अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी बड़े क्षेत्र में होता है
और वन्य जीव अभयारण्य जो है थोड़े छोटे क्षेत्र में होते हैं। और इसमें भी सेम कानून के अंतर्गत ही इसकी घोषणा होती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 18 के द्वारा इसकी जो है घोषणा की जाती है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 26 वन्य जीव अभयारण्य हैं, कहीं कहीं पर 25 भी आपको लिखे मिलेंगे, लेकिन जो ऑफिशियली जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की जो एक डेटाबेस है EIACP प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, तो इस पे आप जब जाएंगे वेबसाइट पर तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि 26 वन्यजीव अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में, जिसकी अभी मैं आपको पूरी सूची भी दिखाऊंगा। तो ये वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कितना एरिया कवर करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो ये वन्यजीव अभयारण्य 5822.20 स्क्वायर किलोमीटर में उत्तर प्रदेश में विस्तृत हैं। अगर उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में इसकी तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 2.42% जो है वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। अब 26 वन्यजीव अभयारण्य जो हैं, इसमें वन्यजीव विहार कितने हो गए? 12 हो गए। और पक्षी विहार, जिसमें विशेषकर बर्ड्स के लिए जिनको प्रोटेक्ट किया गया है, हालांकि बर्ड्स के लिए प्रोटेक्ट किया गया तो ऐसा नहीं कि वहाँ और जानवर नहीं हैं, या जो वन्यजीव विहार है वहाँ पक्षी नहीं है, सब कुछ, लेकिन जहाँ पर फोकस ज़्यादा रहता है उसके हिसाब से जो है ये वर्गीकरण किया जाता है। तो वन्यजीव विहार 12 हैं और पक्षी विहार 14 हैं। ये जो है जैसा हमने बताया कि जो डेटाबेस है उसके अनुसार, देहरादून वाला, उसके अनुसार ये पूरा जो है उत्तर प्रदेश के 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का यहाँ पर लेखा जोखा दिया है, किसकी कब स्थापना हुई थी और किसका कितना एरिया है, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम पढ़ने ही जा रहे हैं कि कौन सा कहाँ पर है, तो जो ज़रूरी चीज़ है बस उतना ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा जो है उसको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप जब भी पढ़िए तो एक मैप जो उत्तर प्रदेश का ज़रूर ले लीजिए और मैप में उसको रेखांकित करते हुए चलिए, मैप में उसको शो करते हुए चलिए, जिससे आपको याद है। जैसे आप चंद्रप्रभा कहते हैं, तो चंद्रप्रभा जो है काफ़ी पुराना है और ये कहाँ पाया जाता है? चंदौली में पाया जाता है। तो अब चंदौली आपको मिल गया, अब आप इसमें जो है चंद्रप्रभा लगा दीजिए। इसी तरह से किशनपुर वन्यजीव विहार आपने अभी पढ़ा था कि ये दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है। तो किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ हो गया आपका? लखीमपुर खीरी में हो गया। करतनिया घाट के बारे में आपने पढ़ा, ये जो है कहाँ पर है? बहराइच में है। ये किसका भाग है? ये भी दुधवा का ही भाग पड़ता है, तो इसको बहराइच में मार्क कर दीजिए, है ना। फिर रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है, अभी रिसेंटली इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये वन्यजीव विहार भी है और इसी में अब टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया है, ठीक है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये आपका ललितपुर में है, महावीर स्वामी। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये आगरा और इटावा में विस्तृत है। यहीं से चंबल जो है इंटर करती है, आगरा से चंबल नदी ऐसे इंटर करती है, आगरा से इटावा में आती है, फिर इटावा के पास ही ये जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो आगरा और इटावा मिलाकर अगर आपको चंबल याद रहेगा तो चंबल जो है वन्यजीव विहार भी याद हो जाएगा साथ ही में। फिर कैमूर वन्यजीव विहार जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, तो यहीं पे आ जाइए, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इसमें कौन सा है? कैमूर है। हस्तिनापुर जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ये 5-6 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर शामिल हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपका हो गया मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, और ये जो है ये वाला जो पूरा एरिया है ये आपका हो गया हस्तिनापुर। सुहागी वरवा ये महाराजगंज में है, तो महाराजगंज ये आ जाइए, सुहागी वरवा हो गया। सोहेलवा ये बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है, ये भी थोड़ा सा जो है फैला हुआ है। तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती ऊपर ये जो है ये सोहेलवा हो गया, ठीक है। राजा सोहेल देव के नाम से जो है ये है। कछुआ वन्यजीव विहार जो अभी रिसेंटली जो है बनाया गया है टर्टल्स के लिए, ये कहाँ पर है? ये आपका पूर्वांचल के वाराणसी में है। और पीलीभीत वन्यजीव विहार जो अब एक टाइगर रिजर्व भी है, ये आपका जो है पीलीभीत में हो गया। इसके बारे में आप जानते ही हैं कहाँ पर है, ठीक है। तो
मैंने तो इस तरह से बनाया जो है, आपको इस तरह से नहीं करना है। आप बढ़िया एक प्रॉपर मैप लेके उसमें सब दिखा दीजिए, तो अब जो है आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं कि तराई क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है, पूर्वांचल का है कि नहीं है, तो इस तरह से आ जाएंगे। अब जो आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड होता है कि वन्यजीव विहार, जो पहला, पुराना, नया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला या सबसे पुराना उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है, 1957 में स्थापित हुआ था। तो चंदौली, हमने पीछे भी बात की जो है, ये देखिए चंदौली सोनभद्र के ऊपर, ठीक है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर में हमने बात की थी कि ये मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, ये सब मिलाकर जो है बनता है। तो ये जो है आपका हो गया हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अब इसका एरिया याद रखे ना रखे कोई ज़रूरत नहीं है, 2073 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर का है, और ये जो है कितना है, 5.41 स्क्वायर किलोमीटर का ही है मात्र। सबसे नया जो नवीनतम वन्यजीव विहार है, 2020 में बना है, वो है कछुआ वन्यजीव विहार, बनारस वाला, वाराणसी वाला। टर्टल्स के जो है संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। तो वन्यजीव विहारों के बाद अब बारी आती है पक्षी विहारों की, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज़ की। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 14 पक्षी विहार हैं। अब इनका विवरण आपके सामने लिखा है, इनको भी हमको मैप में देखना चाहिए। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसका पूर्व नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में। तो चलिए उन्नाव में इसको आप रेखांकित बता दीजिए डायरेक्शन से। समसपुर पक्षी विहार ज़्यादा दूर नहीं है उसके, उन्नाव के, ये रायबरेली में है, उसके बगल में ही आ जाइए रायबरेली में। लाख बहोसी, ये भी बहुत दूर नहीं है, ये कन्नौज में है, कन्नौज ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। सांडी उसके बिल्कुल बगल में है, हरदोई में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, ये आपका गोंडा जिले में है। समान पक्षी विहार थोड़ा सा जो है औरैया इटावा की तरफ चलिए, मैनपुरी पे आइए, ये है मैनपुरी। समान पक्षी विहार यहाँ पर हो गया। इसके बाद पटना पक्षी विहार एटा में है, एटा भी वहीं पर है, मैनपुरी के थोड़ा सा ऊपर। चलिए ये देखिए एटा, एटा यहाँ पर आ गया। फिर बखीरा पक्षी विहार, ये बखीरा झील हुआ करती है, उसी में पक्षी विहार घोषित किया गया, संत कबीर नगर जिले में। कहाँ पर है संत कबीर नगर जिला? बस्ती के बगल में, बस्ती से ही काट के बना है, ये है संत कबीर नगर। उसके बाद विजय सागर पक्षी विहार, ये आपका जो है महोबा में आ गया। महोबा यानी आप चले गए बुंदेलखंड में। इसके बाद जो है ओखला पक्षी विहार, तो ओखला नाम आपने सुना ही होगा, कहाँ पर है? नोएडा में है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर। तो गौतम बुद्ध नगर आप ये पहुँच जाइए दिल्ली के बगल में, ठीक है। इसके बाद जयप्रकाश, जिसका पूर्व नाम है जयप्रकाश नारायण, तो वर्तमान नाम है, पूरा नाम है, पुराना नाम है सुरहाताल। ये कहाँ पर है? बलिया जिले में है। बलिया, ये देखिए ये बलिया है, बिहार के बॉर्डर पे। सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है? आगरा में है, ये देखिए आगरा पहुँच जाइए यहाँ पर। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ जिले में है, ये देखिए प्रयागराज के ऊपर प्रतापगढ़, ठीक है। इसके बाद अंतिम बचा शेखा झील पक्षी विहार, तो ये छोटी सी झील है 0.25 स्क्वायर किलोमीटर में, अलीगढ़ में, काफ़ी रिसेंट है ये। तो चलिए अलीगढ़ पहुँचे आप, ये मथुरा हाथरस के ऊपर हो गया अलीगढ़। तो इस तरह से मैपिंग करके इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपसे स्थान पूछा जाता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब चलिए पक्षी विहारों में सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इसकी चर्चा कर ली जाए। तो सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है? उन्नाव वाला है, जिसका अब नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद है। उसके पहले इसको जो है नवाबगंज पक्षी विहार कहते थे, क्योंकि उन्नाव के नवाबगंज नामक जगह पर ये है। ये जो है 1984 में बना था, घोषित किया गया था, 2.25 स्क्वायर किलोमीटर में है। सबसे नया वाला जो हमने बताया था शेखा झील पक्षी विहार, जो कि अलीगढ़ में है, 2016 में घोषित हुआ है, 0.25 स्क्वायर किलोमीटर में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी है,
ये कहाँ पर है? कन्नौज ज़िले में है, इत्र की नगरी कन्नौज। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी बहुत बड़ी जो है सीमाएं हैं, यानी 80.20 स्क्वायर किलोमीटर में, काफ़ी बड़े स्क्वायर। अब सबसे छोटा कौन सा है? ये आपको उत्तर यहीं से मिल गया था, जो सबसे नया है, सेखा झील पक्षी विहार 0.25 स्क्वायर किलोमीटर है। पुरानी किताबों में पटना वन्यजीव विहार अभी भी लिखा हुआ है, तो उसको ध्यान रखिएगा। सेखा पक्षी विहार जो है सबसे छोटा है, क्योंकि ये जो है मात्र कुछ हेक्टेयर में ही है, किलोमीटर की तो बात ही क्या करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों वन्यजीव अभयारण्यों का क्या महत्व होता है। तो इसका महत्व जो है, पहला तो पर्यटन और मनोरंजन है कि लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर जंगल सफारी करते हैं, जंगली जानवर देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, नेचर के बीच अपनों को महसूस करते हैं। दूसरा हो गया जैव विविधता को बढ़ावा देना और उसका संरक्षण करना, बायोडाइवर्सिटी को। तीसरा वन्यजीव का संरक्षण करना और उनके संवर्धन में वृद्धि करना। जैसे आपने टर्टल वाला सुना, तो वहाँ पर लुप्त प्राय कछुओं की कई सारी प्रजातियाँ हैं। इसी तरह से डॉल्फिन के लिए भी अलग कार्यक्रम चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो गंगा डॉल्फिन है। तो और एक सींग वाले कैंडे का पुनर्वास के लिए जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है दुधवा के अंदर ही। तो इस तरह से वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण होगा ही होगा ऑटोमेटिक जो है इन सब गतिविधियों से। और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा मिलता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ रहती हैं, जैसे लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति है, ठीक है, तो वहाँ जो है उनकी जो है जो बस्तियाँ हैं, तो उनका जो है सांस्कृतिक संरक्षण भी इसी बहाने हो जाता है। क्योंकि उनको जो है क्या होता है, जो जनजातियाँ होती हैं वो अपने आप को नए समाज में घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। वो अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है वो उसी तरीके से अभी भी जीवन यापन कर रहे हैं। आज आप देखेंगे तो लगेगा कि आप 100-150 साल पुरानी किसी सभ्यता को देख रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक तरीका है। तो वो स्वतंत्र भी हैं कि वो अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कर सकें, तो उसमें हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए? तो अभी तक आपने जितना पढ़ा वो सभी जो है प्रयास में ही आता है ना। 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर में ले लिया गया, जिससे कि वो दुधवा टाइगर रिजर्व बन गया। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हो ही गई। फिर उसके बाद किशनपुर वन्यजीव विहार और कतनिया घाट को भी इसमें जोड़कर जो है टाइगर रिजर्व में आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। इटावा में बब्बर शेर के प्रजनन के लिए लायन सफारी पार्क का स्थापना की गई है, ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में 14 बर्ड सेंचुरीज स्थापित की गई हैं और कुल 12 वन्यजीव विहार भी अलग से स्थापित किए गए हैं। पक्षियों में जन जागरूकता उपलब्ध कराने के लिए पक्षियों के वासस्थल क्रियाकलाप, विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में प्रदेश सरकार द्वारा बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है। तो उससे ये पता चलता है, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी माइग्रेंट बर्ड्स आती हैं, बहुत दूर दूर से आती हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर का जो है सफ़र तय करके आती हैं। इसके अलावा जो है अवैध शिकार पर रोक लगाने, अवैध कटानों पर रोक लगाने, मानव वन्यजीव संघर्ष पे रोक लगाने के लिए जो है कई सारे जो है प्रयास बनाए गए। जैसे उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट उत्तर प्रदेश में चलाया गया। होता क्या है, जब ये जानवर जो है किसी तरह से मानव आबादी में आ जाते हैं, इंसान हमेशा जानवरों से डरता आया है और जानवर हमेशा मानव से डरते आए हैं, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को क्या मानते हैं, एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अगर कोई अपनी जो है, क्योंकि जो वन्य जीव हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमने कहा कि नेशनल पार्क की ये बाउंड्री है, अब इसके बाहर हाथी को नहीं निकलना है, ठीक है, ऐसा वहाँ पर कोई फेंसिंग भी नहीं लगाई गई है, ना कोई वहाँ जो है रक्षा करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर जो है कोई बाघ बाहर निकल आया, कोई हाथी बाहर निकल आया, कोई जो है लकड़बग्घा बाहर निकल आया, तो उसका क्या होगा, उसका कहीं ना कहीं मानव से संघर्ष होगा। अगर वन विभाग वालों ने बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो जहाँ इंसानी बस्ती में प्रवेश करेगा तो इंसान डर के मारे जो है उसको ख़त्म ही कर देगा। तो इसीलिए जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया है। फूलों के परागण और बीजों के अंकुरण के लिए तितलियाँ महत्वपूर्ण भूमिका लगाती हैं, इसलिए तितलियों के जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदेश में
कानपुर के प्राणी उद्यान में, कानपुर में जो जू है उसमें एक तितली पार्क स्थापित किया गया है जो कि दर्शनीय है। तो इस तरह से कई सारे प्रयास किए गए हैं और मानव और वन्यजीव संघर्ष ना हो इसके लिए बहुत सारे और भी प्रयास किए गए हैं। लगातार रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, बफर जोन को और बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। लखनऊ कानपुर में चिड़ियाघर की स्थापना तो पहले ही हो गई थी, रिसेंटली जो है गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम से जो है चिड़ियाघर बना दिया गया है। तो ये सब प्रयास जो है वन्यजीव संरक्षण के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जो वन्यजीव है, वन्यजीव संरक्षण है, क्या क्या जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव के संरक्षण के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इकाइयाँ स्थापित हैं, इन सब के बारे में जाना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स की दृष्टि से, इसको ज़रूर जो है तैयार करिएगा अच्छे से। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।